हेलो एवरीवन, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, विस्कोसिटी, ये सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और फ्लूइड का अगर चैप्टर है और क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप कहेंगे पिछले जो आपने लेक्चर्स लिए हैं उनका क्या मतलब था? बेटा एक्चुअली क्या होता है कि हम कभी कभी आगे के बड़े कॉन्सेप्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पिछले बेसिक्स को समझना होता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है उसमें आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कराया है ना। देन उसके बाद पार्ट 3 में भी हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। सिमिलरली पार्ट 4 जो हम अब करने वाले हैं, इसमें भी अपना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बर्नौली थ्योरम, विस्कोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये सब कुछ हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो हम क्लास शुरू करते हैं with the motivational thought, and the thought is it always seems impossible until it is done। यानी कि हमेशा कोई भी काम जब तक हो नहीं जाता है फाइनली, उससे पहले हमेशा ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है करना। जैसे कि अभी आप लोग एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि यार उस एग्जाम को क्रैक करना ना बहुत मुश्किल है, वो पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और एक बात बताऊं, जब मैं उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, यानी कि मैं जब नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो नीट के एग्जाम से पहले तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। जिस साल मैंने एग्जाम क्रैक किया उस साल भी मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा। मतलब हाँ, एक छोटा एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ हमारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक फियर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं एग्जाम कैसा कर पाएंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हल्का सा सेल्फ डाउट बना रहता है, ठीक है। और ये सेल्फ डाउट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए है ना कि हाँ भाई हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा हमारा, तो दिस इज द ओवर कॉन्फिडेंस। और जब ये चीज रहती है कि थोड़ा सा जो डर बना रहता है, वही डर होता है जो हमें पुश देता है कि नहीं अभी थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हमें फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट होना है, क्योंकि हमें फाइनली कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये जो डर है, अगर तुम्हारे अंदर डर है तो इस चीज को पॉजिटिवली लो। इस चीज से ना डिमोटिवेट मत हुआ करो कि यार मेरे को तो हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। तो इस चीज को बार बार ना बोलकर मेरे से नहीं होगा और मैं कर लूंगा, इन दोनों चीजों में एक बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अरे मैं इस एग्जाम के लिए इतना परेशान हुआ करता था, ये तो सिंपल था, आसानी से ही हो गया। नहीं मतलब आसानी से तो नहीं हुआ, थोड़ी सी तुमने मेहनत, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो अल्टीमेटली एग्जाम क्लियर होने के बाद ही हमें लगता है कि हाँ हम कर सकते थे, कर लिया हमने, है ना। उससे पहले हमेशा एक सेल्फ डाउट बना रहता है। और टेक दिस सेल्फ डाउट एज अ पॉजिटिव, पॉजिटिविटी की तरह लो इसे, ताकि ये तुम्हें आगे पुश करे और बेटर बनने के लिए, ठीक है। चलो विद दिस थॉट एंड विद दिस मोटिवेशन क्लास को शुरू करते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी ट्यूब है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ट्यूब जो कि एक साइड पतली एक साइड मोटी है, इस तरह की कोई ट्यूब है, और उसमें से अगर कोई वाटर जा रहा है, कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में बताया था तुम्हें, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगर कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड कर रहा है किसी भी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब के अंदर, तो जो मास फ्लो रेट होती है वो कांस्टेंट रहती है। यही कहती है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो मैं इस चीज को पहले लैंग्वेज में लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि भाई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारे मजबूत नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होगा कि उस लिक्विड की डेंसिटी जो होगी वो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगी, और हम उसे कंप्रेस करके उसको, उसका वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम नहीं, मतलब उसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल से माइंड में बस इतना रखो कि डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। एंड नॉन विस्कस, अब ऑब्वियसली ये हम एक आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। हर फ्लूइड में विस्कोसिटी तो होती ही है, लेकिन एक आइडियल कंडीशन है ये। तो व्हेन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, liquid flows in a streamlined
a streamline motion through a tube of non uniform cross section, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके गाइस, देन तो क्या रहेगा, देन मास फ्लो रेट विल बी कांस्टेंट, मतलब जो अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो रेट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें वो बना के दिखाती हूँ कि कोई भी ट्यूब कैसे होगी। जैसे हमने कहा कि भाई ये ऐसे करके बना दी, ठीक है। तो इधर तुम देखो मैंने छोटा मुंह बनाया है और इधर मैंने एक बड़ा मुंह बनाया है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब समझते हो ना, ये वाला जो एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग अलग है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने क्या कहा, मास फ्लो रेट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अभी हमने कहा कि भाई इधर की साइड जा रही है तो वेलोसिटी v1 है, इधर से जब वाटर निकल रहा है तो वेलोसिटी v2 है। तो वाटर जो होगा वो कुछ ऐसे इसमें से ऐसे जाके ये सारा फ्लो कर रहा है वाटर, ठीक है। इस तरह से वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है और मैंने यहाँ पर एंटर करते हुए वेलोसिटी v1 है और इस जगह पर वेलोसिटी क्या है, v2 है, ये वाली चीज है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले इस वाले फिगर को थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। इस साइड शिफ्ट कर दिया। तो मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने कहा कि भाई मास फ्लो रेट जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मास को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं मास ऑफ वाटर में अगर ऐसे मान रही हूँ कि भाई इतना वाटर है जो इतनी सी जगह में है, ठीक है, इतनी जगह में ये इतना वाटर जो है ये इसका जो मास है, ठीक है, ये चीज इसके फ्लो जो है वो कांस्टेंट है। तो भाई ये मैंने कहा कि लो चलो ये इतनी लेंथ L कवर की है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A1 हो गया, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई मैं अगर डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकती हूँ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन T, ये चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम कितने का, इतने ही मास का वॉल्यूम, ठीक है। अब उसके बाद डेंसिटी को ऐसे ही रहने दो। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम ऐसे नहीं लिख सकते, एरिया इनटू लेंथ, बिल्कुल लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैंने पहले ही कहा था कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो यानी कि डेंसिटी भी सेम रहनी है। तो डेंसिटी भी सेम रहनी है तो फिर इस चीज को हटा दो, तो हम कह सकते हैं ए एल अपॉन टी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब तुम्हें पता है लेंथ अपॉन टाइम ये चीज क्या बनाती है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या चीज बनाती है, वेलोसिटी। यस, तभी हमारे पास आएगा ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिलती है मुझे कि ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि आखिर हम बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मास फ्लो रेट कांस्टेंट है ना। कंफ्यूजन क्या आती है, कंफ्यूजन ये आती है कि आप बात तो यहाँ पे मास फ्लो रेट की कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ पे ए और वी कैसे ले आए। तो ए और वी इस तरीके से आता है, ठीक है। आगे से तुम्हें ये सब यूज नहीं करना है, अब ये यूज करना है। ये बताओ मैंने तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम ये कंफ्यूज ना हो। तो जब ए वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दिया। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ठीक है। तो ये मेरे को क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिया, इधर रख देती हूँ मैं, या इधर ही रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें इस चीज से और क्या पता चल रहा है, इस चीज से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो एरिया होता है यानी कि वॉल्यूम जो है वो, सॉरी वेलोसिटी जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये सारा डेटा मुझे इसी इक्वेशन से मिल रहा है। तो इसी को मैं क्या कहती हूँ, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिस इज कॉल्ड, मेरी इमेज के पीछे आ रहा होगा ये, ठीक है, कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इससे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज ये है कि इट इज बेस्ड ऑन
अभी अभी ठीक है ना? क्या ध्यान रखना है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हमें ये ध्यान होना पता होना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन है या ये लॉ है, ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे और ऐसे आते भी काफी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। ठीक है, तो तुमने देख लिया ना, हमने एक पेज में काफी सारा कंटेंट एक पेज पे अपना कवर कर लिया। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेरे पास बाई चांस ऐसा लिक्विड दे दिया जाए जो इनकम्प्रेसिबल ना हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा था ना कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, तो अब अगर मेरे को ऐसा लिक्विड दे दिया जाए जो इनकम्प्रेसिबल ना हो, तो मैं क्या लिखूंगी कि इफ द लिक्विड इज, लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, लिक्विड फ्लोइंग इन ट्यूब इज नॉट इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल क्वेश्चन में अगर अगर वो बोल देता है इस तरह से, तो ठीक है। तो हमारे पास हमारी ट्यूब थी, लेट्स से कि ये ट्यूब है और मैंने ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन के बना लिए इस तरह से। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, यहाँ से जाने वाली वेलोसिटी V1 है, यहाँ से बाहर निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है, यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है। तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे यूज करेंगे? A1 V1 ρ1 इक्वल्स टू A2 V2 ρ2। ठीक है ना, और कहीं से कुछ नहीं आया है, तुम्हें याद है हमने यहाँ पे ये प्रूव किया था, तो डेंसिटी, एरिया और ये चीज वेलोसिटी बनी थी, तो बस वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। सिंपल था ना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया डब्बे में बंद। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, okay, at a place the radius of tube is 1 centimeter and the velocity of water is 2 meter per second। हाँ ठीक है, रेडियस दे रखी है और what will be the velocity of water where the radius of pipe is 2 centimeter। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से ही सेम चीज बनानी है मुझे, या फिर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दे रखी है ना, तो मैंने कहा कि ये ऐसे इस तरह बना दिया। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बनाना है मुझे तो, है ना। ये देखो, अभी हमने यहाँ पे ये बनाया और ये ऐसे बनाया। इसकी रेडियस मैंने कह दिया कि भाई 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस मैंने कह दिया कि ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करते वक्त जो वाटर था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से बाहर निकलते वक्त उसकी वेलोसिटी मुझे पता करनी है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से सॉल्व करो, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम आंसर निकाल लो। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे। अब मुझे क्या दे रखा है? इसकी रेडियस दे रखी है ना, तो मेरे को तो एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? वेलोसिटी इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसका भी स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू इधर वेलोसिटी फिर से 2 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हो गया, ये 10⁻⁻4 जो है ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। फिर मेरे को v क्या मिल जाता है? सॉरी, मैंने इस साइड पाई नहीं लिखा था, है ना, इधर की साइड पाई और लिखेंगे। ठीक है, पाई भी लिखेंगे हम तो पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, ये भी पाई भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे को वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? 2/4, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल। एक प्रीवियस ईयर में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर, मैं एक्चुअली इसमें प्रीवियस ईयर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर यू कैन डू इजीली,
मतलब इजीली का मतलब ये नहीं है कि इजी होते हैं सॉल्व करने में, प्रीवियस ईयर आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास बुक भी होती है प्रीवियस ईयर की, बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर करा दूंगी तो आप प्रीवियस ईयर के अलावा और कोई क्वेश्चंस करोगे ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमें प्रीवियस ईयर ही करने होते हैं, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सिर्फ ये बताते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, हमें ये भी देखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चंस करें ताकि हमारे सोचने समझने का तरीका बदले, ठीक है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं सेपरेटली सभी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सेशंस करूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में करूंगी, अभी नहीं, पहले मैं टारगेट तो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक इज बर्नौलीज थ्योरम। तो व्हाट इज बर्नौली थ्योरम? पहली बात कि ये किस पर बेस्ड है, अभी मैंने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो किस पे बेस्ड थी? कंजर्वेशन ऑफ मास पे, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखो बस। बर्नौलीज थ्योरम किस पे बेस्ड है? तो इट इज दिस based on law of conservation of energy, ठीक है, किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें हमारी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ऊपर पहुंच गया, थोड़ा सा बेटा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे हो गया, कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो इट इज अप्लाइड फॉर द आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है, किस किस के लिए अप्लाइड है? इट इज अप्लाइड फॉर द आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड्स होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो नॉन विस्कस होते हैं, जो अभी हम जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिख रहे थे ना, तो उसमें जो हम वर्ड्स यूज कर रहे थे, तो वो आइडियल फ्लूइड्स के लिए होते हैं। आइडियल कोई चीज होती नहीं है, बस पढ़ते वक्त ही होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, जो कि नॉन विस्कस होते हैं, ठीक है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइंड फ्लो वाले, मतलब ऐसा लिक्विड जिसका स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा हो, ठीक है। तो दिस इज द आइडियल फ्लूइड वाली कंडीशन, ओके। अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, तो तुम पता है मैंने ये जो लाइन लिखी है इससे क्या समझ सकते हो? अगर बाई चांस ऐसे कह दे, एक स्टेटमेंट आ जाए कि बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है एंड बर्नौलीज थ्योरम इज अप्लाइड फॉर द लिक्विड विच इज इनकम्प्रेसिबल, विस्कस एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है, इट इज अप्लाइड फॉर द लिक्विड विच इज हैविंग, विच इज इनकम्प्रेसिबल, विच इज विस्कस एंड विच इज हैविंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं। अब ये डायरेक्टली ये तो कह नहीं रहा कि अप्लाइड फॉर द आइडियल फ्लूइड्स, मतलब आइडियल वाली बात ही नहीं कह रहा है ना, आइडियल है कि नॉन आइडियल है, तुम्हें यहाँ पे ये पकड़ना है कि आइडियल का मतलब क्या है। दूसरी बात, तुम्हें ये देखना है कि भाई ये नॉन विस्कस बोल रहा है। अब हमारे माइंड में तो हमेशा ये रहता ही है ना कि कोई भी फ्लूइड हो यार, विस्कोसिटी तो होती ही है, तो ये तो चीज नॉर्मल होगी। नहीं, नॉर्मल नॉर्मल इज डिफरेंट थिंग, आइडियल होना अलग चीज है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना आइडियल, भाई वो एक बहुत अच्छा आइडियल स्टूडेंट है, सुबह 5 बजे उठता है, फिर उसके बाद सारा दिन पढ़ाई करता है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, फिर कोचिंग जाता है, फिर सिर्फ पढ़ाई करता है और कुछ भी नहीं करता, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी आइडियल चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी आइडियल नहीं होता है, ये सारे बच्चे अंदर से जानते हैं, ठीक है बच्चों, मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो, पर हम किसी से बोलेंगे नहीं, हमारा सीक्रेट है, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, है ना। चलो, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली थ्योरम क्या कहती है तो ऊपर नीचे हो जाता है यार। बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि जो प्रेशर एनर्जी है, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी जो प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी लिख लो बस, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, भरोसा रखो बच्चों, मैं सब समझा दूंगी तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीनों चीजें का अगर सम कर दिया जाए, सम कर दिया जाए और सम कर दिया जाए तो ये चीजें कांस्टेंट रहती हैं अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली भाई साहब अंकल जो थे, उन्होंने कहा कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीजें जो होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। अब ये होगा क्या, प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर, तो मैंने कहा कि प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। अब देखो ये जो v है, दिस इज द v वेलोसिटी, ठीक है, और दिस इज कैपिटल V यानी कि वॉल्यूम, प्लस mgh अपॉन वॉल्यूम, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा, ये भी यहां तक भी बात ठीक है। अब उसके बाद इसी चीज को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं कि ये प्रेशर, अब P अपॉन V है, ये जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर अपन P अपॉन V है, तो इसको मैं ऐसे करके स्मॉल p लिखूंगी, प्लस इसको क्या लिखूंगी, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, तो रो V स्क्वायर प्लस मास अपॉन ये क्या हो जाएगा, रो GH इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो मैं तुम्हें चाहती ना, तो जो लाइन मैं अभी लिख रही हूँ ना, इस लाइन को मैं पहले लिख देती, ये वाली चीज, इस वाली लाइन को अगर मैं पहले लिखती तो तुम कभी भी इसको दिल से याद नहीं कर पाते। एक होता है ना दिल से याद करना, वो कहते हैं ना, हम किसी से दिल से मोहब्बत करते हैं तो हम उसे हमेशा याद रखते हैं, ठीक है, और ऐसी ऊपर ऊपर वाली होती है तो फिर हम भूल भी जाते हैं। तो सेम वही बात है, अगर तुमने इस फॉर्मूले को दिल से याद कर लिया ना, तो तुम भूलोगे नहीं। अब दिल से याद करने का मतलब ये है कि तुम समझ जाओ, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें ये समझा दिया, तो अब तुम ये समझ रहे होगे कि हाफ रो वी स्क्वायर में रो कहाँ से आया, ठीक है, ये मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम की वजह से, ठीक है, ये वाला मैटर है। अब उसके बाद चलो थोड़ा सा फिगर विगर बना लेते हैं, सिर्फ राइटिंग राइटिंग करने से तो कुछ होगा नहीं। तो फिर जैसे मेरे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल है, और ये हमारे पास एक ट्यूब बनानी है, ठीक है, जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। एक साइड बड़ा मुंह दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस पे प्रेशर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये P1 बनाया, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस एंड, यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस एंड, यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा उसकी वेलोसिटी v2, यहाँ से जो फ्लूइड एंटर करेगा उसकी वेलोसिटी v1। ये वाला जो ट्यूब का एंड है वो नॉर्मल बेस से, यानी कि अगर मैं ग्राउंड मान ली हूँ तो ग्राउंड से h1 हाइट पर है, ठीक है, और ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है वो H2 हाइट पर है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसी से हम लिखते हैं। अब हमारे बर्नौली अंकल ने क्या कहा था, बर्नौली अंकल ने कहा था कि प्रेशर एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ का यही तीनों मैटर यहाँ के, और यही तीनों मैटर यहाँ के, क्या कर देंगे, लिख के देखते हैं, कांस्टेंट करते हैं। तो हम किसके बारे में लिखेंगे, यहाँ के बारे में। तो यहाँ के लिखेंगे तो देखो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, P1 प्लस, ठीक है, बोलते जाना मेरे साथ। अब इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए। और आइडियल लिक्विड कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, तो डेंसिटी यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, हर जगह डेंसिटी वही रहेगी। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगी ना, तो हाफ रो v1 स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो ये हाइट पे है, कुछ हाइट पे है, ठीक है, इसीलिए तो एम जी एच की जगह रो जी एच करेंगे, ठीक है, तो रो जी एच वन, ये चीज अब इस वाले एंड के लिए लिखते हैं, ठीक है। तुम्हें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, है ना, अगर तुम ये लिख लेते हो तो कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बर्नौली थ्योरम। समझ गए बच्चा लोग कि क्या होती है बर्नौली थ्योरम और कैसे लिखते हैं इसे। तो अब मैं इसको जल्दी से और अच्छे से लिख देती हूँ। तो हमारे पास क्या आ गई, P, जो छोटा वाला P, हाफ रो V स्क्वायर, वॉल्यूम नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, प्लस रो जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड दिस कांस्टेंट इज क्या है, यही इक्वेशन क्या होती है मेरी, बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज
इक्वेशन। ठीक है, चलो इतनी बात भी हो गई हमारी। ऑन डिवाइडिंग, अगर मैं इन पूरे पार्ट में सब में रो से डिवाइड कर दूं, रो जी से, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई रो जी, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें क्या मिलता है? P अपॉन रो जी प्लस, यहां पे डिवाइड कर देंगे तो हाफ v स्क्वायर अपॉन जी, यही तो मिलेगा। अच्छे से लिख देती हूँ, v स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑब्वियसली h बचेगा, रोज जी कट जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट में भी हम रो जी का डिवाइड करेंगे तो हमें एक नया कांस्टेंट मिलेगा, कोई नया कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो खैर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये समझना है कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रेशर हेड। क्या कहेंगे? प्रेशर हेड। तो वो प्रेशर हेड ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, तो ये, ठीक है, ये आएंगे इस तरह से, इसी तरह से सवाल आते हैं। तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। ये क्या हो गया हमारा? ग्रेविटेशनल हेड। ये टर्म याद रखने हैं, ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम में प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड क्या होते हैं, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यही बर्नौलीज थ्योरम को हम थोड़ा सा, अगर इस ऐसी कंडीशन में लगा के देखें, जब इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन हम लगा के देखें जब हमारा फ्लूइड जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट पर होगा तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाला जो टर्म था, यानी कि अगर मैं कहूँ ये वेलोसिटी हेड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा वेलोसिटी हेड विल बी जीरो, वेलोसिटी हेड विल बी जीरो। तो वेलोसिटी हेड अगर जीरो हो जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन को अपनी? P1 प्लस रो जी H1, ठीक है, इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि हम इसको ये P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? रो जी H2 माइनस H1। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशन को, मतलब ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है तो उसको हटा दो। अब जैसे रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो हो गई। अब अगर जैसे दूसरी कंडीशन, अगर मैं ऐसे कहूँ कि बर्नौलीज इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है, अगर जो फ्लूइड है वो सेम लेवल पे। अब एक बात बताओ, हम इस वाली कंडीशन में क्या कर रहे थे? ये जो ट्यूब है ये सेम लेवल पे नहीं थी ना, इसका एक एंड H1 हाइट पे था, दूसरा एंड H2 हाइट पे है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ट्यूब बनाऊं जो जो ये दोनों एंड इसके जो हो वो सेम लेवल पे हो, ग्राउंड से सेम हाइट पर हो, तो ये जो H1 और H2 होगा ये इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट हट जाएगा। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि हम अगर ऐसी ट्यूब बनाएं, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसे ये, ठीक है, ये हमने ट्यूब बनाई। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ऑब्वियसली मुझे अलग रखना पड़ेगा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे वेलोसिटी V2। ठीक है, दिख रहा है? देखो अब दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जब H1 H2 अलग हो गया तो फिर हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सिर्फ अब हमारा कौन सा हेड अलग हो जाएगा? ग्रेविटेशनल हेड जीरो हो जाएगा। ग्रेविटेशनल हेड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन अगर बनाना आता है तो वैल्यू तो पुट करके आंसर निकाल ही लोगे, है ना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो, कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी ए थ्रू अ कोनिकल सेक्शन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल पाइप। देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसका मतलब सेम लेवल पर है। कोनिकल सेक्शन है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स एंड्स आर 0.1 मीटर एंड 0.04 मीटर, तो इसका मतलब दो अलग अलग रेडियस का है। तो प्रेशर ड्रॉप जो है वो क्या है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो पहले समझ लो, फिगर बनाते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा जाएगा, ये चीज है ना।
देखो, है ना। अब उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये चीज ऐसे हो गई, ये इसका एरिया ऐसे, यस, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी, ये दे रखी है 0.04 मीटर, ठीक है। और इसकी रेडियस मुझे कितनी दे रखी है 0.1 मीटर, ठीक है। ऑब्वियसली 0.1 इज मोर देन 0.24, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर P1 मान लूँ और यहाँ पे प्रेशर P2 मान लूँ, तो जो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P, वो कितना दे रखा है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। P1 माइनस P2 दे रखा है ये तुम्हें, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है प्रेशर डेल्टा पी करके लिख दिया है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, P1 माइनस P2 लिखना चाहिए या P2 माइनस P1 लिखना चाहिए? तो मुझे लिखना चाहिए P2 माइनस P1। क्यों? क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखो कि P2 मैंने जहां पे माना है वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है प्रेशर। कभी भूल जाओ तो इतना ध्यान रखना कि अगर तुम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करो तो इसके ऊपर हाइट किसकी ज्यादा है, हाइट इसकी ज्यादा है ना। तो फ्लूइड्स के मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में बताया था प्रेशर इक्वल्स टू एच रो जी, है ना। तो एच हाइट ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये हाइट ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा है। तो तुम एक चीज हमेशा याद रखोगे, क्या, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। कहाँ से आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, a1v1 इक्वल्स टू a2v2 या फिर kv इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया, और कई सारे देखना, तुम देखना कई सारे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस होंगे ना वो इस रिलेशन से निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो रिलेशन वाली बात थी, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ फ्लो क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो में एक्चुअली हमसे वो a1v1 ही पूछ रहा है ना। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो बताना है, रेट ऑफ फ्लो, तो यानी कि ए बी बताना है, ए बी है ना, ए बी तो हमारा रेट ऑफ फ्लो है, तो मतलब a1v1 ऐसे करके लिख देते हैं, a1v1 बता दो या फिर a2v2 बता दो, ठीक है। मैं अगर इसका एरिया ऑफ सेक्शन a1 और ये a2, यहाँ पे ये v1 और ये v2 ऐसे मान लेती हूँ, तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ, चलो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1, सो v2 अपॉन v1 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, a1 अपॉन a2, a1 मेरा क्या है रेडियस का स्क्वायर पाई इंटू 0.04, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, अपॉन पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख देती हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा टाइम बचे। सो v2 अपॉन v1 मेरे पास क्या आ गया 4/25। तो अभी ये डेटा हम अपने पास रखेंगे, बाकी हमें बर्नौली थ्योरम लगानी कैसे है। बर्नौली थ्योरम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है, तो हमारा ग्रेविटेशनल हेड 0 हो चुका है। अब हमारे पास बर्नौली थ्योरम लगाने का तरीका क्या है भाई, हम क्या करेंगे, तो सिंपल लगाएंगे अपनी इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो वन, सॉरी नॉट रो वन, रो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज लगाएंगे। अब उसके बाद P2 माइनस P1 वाली जो चीज है मेरी P2 माइनस P1, तो ये क्या आ जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब तुम देखो मैंने क्या कहा था तुमसे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, तो v2 छोटी होनी चाहिए v1 से, तो v1 बड़ी है, तो v1 माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो हमने सही लिख रहे हैं हम P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 मुझे कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये पता जो यही छोटी छोटी चीजें पकड़ना आना चाहिए कि हाँ हम v1 माइनस v2 ही क्यों लिख रहे हैं, v2 माइनस v1 क्यों नहीं लिख रहे, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा मतलब बस यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का तुम्हें, ठीक है। तो P2 माइनस P1 यानी कि 10 इंटू 2 अपॉन रो, डेंसिटी कितनी दे रखी है मुझे 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 3, तो इसको सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, एंड द करेक्ट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड की पावर 4, ठीक है ना, यही हम यूनिट लिखेंगे। बट मुझे यूनिट लिखने का अभी कोई नीड नहीं है, तो इसको हटा देती हूँ, बस अभी इतना वैल्यू समझ लो, ठीक है। यहाँ से जो तुमने रिलेशन देखा, ये जो आया था V2 क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल्स टू 4V1/25, तो वो चीज यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो V1 का स्क्वायर माइनस 4V1, डायरेक्ट लिख दूँ स्क्वायरिंग करके, 4 स्क्वायर V1 स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू अगेन 1.6 इंटू 10⁻²। देखो ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, बस इसको कराने का मतलब यही था ताकि एक क्वेश्चन से तुम्हारे दिमाग में कई सारी बातें जा सके, ठीक है, वो चीजें हैं जरूरी। तो हमारे पास यहाँ से मैं डायरेक्टली V1 की वैल्यू लिख देती हूँ, तो 0.128 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम्हारी V1 निकल आया है, तो मैं फ्लो चाहिए था तो मैंने क्या कहा था, A1 V1 निकाल लो, A1 V1, तो रेट ऑफ फ्लो विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना, A1 V1, और A1 क्या है हमारा, A1 इज द पाई 0.41 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई इंटू 0.041, गलत बोल दिया, 0.04 है ना, हाँ, 0.04 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 0.128, ठीक है। तो दिस इज द रेट ऑफ फ्लो, so correct answer will be 6.4 into 10⁻⁻4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब हमेशा क्या रहेगा, A1 V1 निकाल लो या A2 V2 निकाल लो, ठीक है, कुछ भी निकाल लो बस। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस क्या है हमारी, तो जैसे कि सबसे पहला है वेंचुरीमीटर, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर जो है वो बर्नौली थ्योरम का ही एप्लीकेशन लगता है इसमें। तो ये क्यों यूज होता है, मेजर यूज्ड टू मेजर द फ्लो ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लो स्पीड, ठीक है, द फ्लो स्पीड ऑफ फ्लूइड इन पाइप। तो किसी भी पाइप के अंदर जो फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है उसकी क्या स्पीड है वो हमें मेजर करता है ये, ठीक है। तो ये हमारा, ये भी मैंने फिगर यहाँ पे रखा हुआ है, यही क्या है हमारा वेंचुरी मीटर है। तो इसको हम यूज करते हैं, सेम वही बात है कि एक बड़ा एरिया ऑफ प्रोसेक्शन है, यहाँ पे छोटा एरिया ऑफ प्रोसेक्शन है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर देखा गया है, तो ये यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो यहाँ अगर तुम देखो कि इस वाले लेवल पे अगर हम देखें तो हाइट का डिफरेंस लिक्विड में h हाइट का है, इसीलिए ये h हाइट इतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो अगर मैं कहूँ कि P1 माइनस P2 तो ऑब्वियसली कितना आएगा, h रो g, ठीक है। तो जितनी हाइट के लिक्विड का डिफरेंस होगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो हम इसके डेरिवेशन में डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि उस पर बेस्ड इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जो चीज आती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिंपल की, अगर मेरे को वेंचुरीमीटर वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड करता है, तो इतना ध्यान रखना है कि वो बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है, ठीक है। दूसरी बात कि क्या चीज करने के लिए यूज होता है, वो फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड इन द पाइप, ये चीज मेजर करने के लिए यूज होता है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, फिगर ये हमेशा ध्यान रखना, तो क्या रहेगा 2gh अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1, ठीक है। तो ये हमारा रहता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अगर आता है, वैसे तो हमेशा इस पर क्वेश्चन जो आएगा वो इसी तरह से आता है कि वेंचुरीमीटर किस पे बेस्ड है वगैरह टाइप्स, इतना ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कैलकुलेटिव, है ना आया तो फॉर्मूला ही काफी है। दूसरी बात ये है कि अगर V1 आ गया तो V2 अगर निकालना है तो सिंपल A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते, सिंपल इतने ही कि A1 V1 A2 V2 इस पे बेस्ड, और तुम्हें बर्नौलीज थ्योरम जो है वो लगाते कैसे हैं वो आनी चाहिए। तो जहां जहां डेरिवेशन की जरूरत होती है वहां मैंने तुम्हें डेरिवेशन बताया, जहां नहीं है वहां पे स्किप किया है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो ये तो काफी ज्यादा आता भी है, कई बार आते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है। तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स समझते हैं, जैसे ये हमारा बेस है और इस बेस पर मेरा क्या रखा हुआ है, एक वेसल, ठीक है। तो ये जो वेसल रखा है, इस वेसल में लिक्विड है,
इस वेसल में क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड में क्या है, होल हो रहा है, ठीक है, ये होल हो गया है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया होल, इस होल को करती हूँ मैं छोटा, ठीक है, छोटा होल दिखाई दे रहा है, हाँ, इसके अंदर भरा हुआ है लिक्विड, कोई भी लिक्विड इसके अंदर ये भरा हुआ है, ठीक है, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, ये कैपिटल H हाइट तक ये पूरा लिक्विड फिल्ड है, ओके। तो यहाँ से होल हो रहा है, तो यहाँ से वेलोसिटी v वेलोसिटी से जो है वो लिक्विड बाहर निकल रहा है, और वो बाहर जाके इतनी दूर जाके गिरता है, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, रेंज है, ठीक है, तो ये रेंज पूछता है कि कितनी रेंज है। दूसरी बात कि ये जो होल है वो मैक्सिमम हाइट जो थी जहां तक लिक्विड फिल्ड है उससे स्मॉल h हाइट, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है जहां तक लिक्विड फिल्ड है और होल, इन दोनों के बीच में जो हाइट है वो क्या है, h, तो बची हुई कितनी रह गई, बची हुई विल बी h माइनस h, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब तुमसे क्वेश्चन जो आता है, ये जो v है वो क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, यही क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है, तो यही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये वेलोसिटी कितनी होती है, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, कौन सा वाला h, जो हाइट लिक्विड ऊपर है। तुमने एक चीज ध्यान दी होगी, कभी भी तुम किसी भी, तुम्हारे पास कोई प्लास्टिक वाले ग्लास होते, प्लास्टिक वाले ग्लास जो दावत में पानी पीते हैं, है ना, मिलते हैं, है ना, उसको लेना और उस ग्लास को पूरा भर लेना, ठीक है, मान लो कि ये वो ग्लास है और इसको पूरा भर लिया, तो तुम उसके यहाँ बीच में होल करना एक, और एक होल यहाँ करना, तो तुम देखना, मतलब नीचे की तरफ, तो जो थोड़ा नीचे करोगे होल, उससे पानी ज्यादा दूर गिरेगा, और जो होल ऊपर करोगे उससे पानी नीचे गिरेगा। जैसे कि अगर मैं कोई होल यहाँ इस लेवल पे कर दूं, तो पानी पता है ऐसे करके गिरेगा, समझ रहे हो, इस लेवल पे किया है तो दूर गिर रहा है, क्यों, क्यों, क्योंकि इस वाले से ऊपर हाइट कम है, हाइट कम है, तो हाइट कम है तो ये वेलोसिटी भी कम रहेगी, और वेलोसिटी कम रहेगी तो ये रेंज कम रहेगी, ठीक है। अब रेंज का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट 2 अंडर रूट h कैपिटल H माइनस h, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो तुम देख सकते हो कि स्मॉल h के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है, मतलब तुमने जो होल किया है उससे ऊपर कितनी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। अब तुमने देखा, जैसे तुमने होल यहाँ पे किया नीचे, ठीक है, यहाँ होल किया था, तो पहले क्या था, इतनी ऊपर तक पानी था, फिर जब बाहर फैलने लगेगा तो पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे जब पानी कम होने लगेगा तो जो पहले रेंज दूर थी अब वो रेंज पास आने लगी, पास आने, ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे। तो बस इतना ही देखना। अब अगर तुम्हें ये चाहिए कि फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, मतलब हमें कैसे पता चले कि सबसे ज्यादा रेंज हो, तो फॉर मैक्सिमम रेंज यानी कि आर सबसे ज्यादा रहे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो जो स्मॉल एच है हमारा वो कंप्लीट वाटर की हाइट का हाफ हो, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एंड दैट आर मैक्स विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एच, कैपिटल एच, ठीक है, दैट आर मैक्स विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एच, क्यों, क्योंकि तुम स्मॉल एच में यहाँ पे कैपिटल एच बाई टू ये सब पुट करके देखो, तो आंसर क्या आ जाएगा, एच के बराबर, ठीक है। तो बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, और इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करने हैं बस। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, जितना कंटेंट मैंने अभी तक पढ़ाया है उतने पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है, ठीक है, तो तुम क्या करना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना, ठीक है, और यहाँ पे ये आंसर्स भी शो हो रहे हैं, ठीक है, तो इस पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो इनको करना। तो चलो एक दो क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा देती हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो इसको, बर्नौली थ्योरम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, बताओ, बर्नौली थ्योरम ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फोर्थ का बी, ठीक है, फोर्थ का बी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलो भाई इधर देखो ये वाला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ लिक्विड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स समझ गए, अभी अभी पढ़ा है, थ्रू एन ऑरिफिस इन एन बॉटम ऑफ टैंक, बॉटम ऑफ टैंक डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के फॉर्मूले क्या था, अंडर रूट 2gh, ये h क्या था, जो हाइट ऑफ द लिक्विड थी अबव द होल, तो क्या इसमें डेंसिटी आ रही है, नहीं आ रही, तो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा हाइट ऑफ द लिक्विड,
कॉलम अबव द ओरिफिस, हाँ इस पे तो डिपेंड करेगा, यही तो था एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रहा जी, तो ये इन पे तो डिपेंड करेगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ए, तो 9 का ए, तो ये रहा मेरा 9 का ए, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, अ टैंक इज फिल्ड टू अ हाइट कैपिटल एच, द रेंज ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ अ होल विच इज एट अ डेप्थ ऑफ एच बाई 4, तो फ्रॉम द सर्फेस, तो तुम्हें रेंज बतानी है, ठीक है। क्या पूछ रहा है तुमसे, रेंज पूछ रहा है, रेंज तुमसे पूछ रहा है, तो अंडर क्या लगाओगे फॉर्मूला, 2 अंडर रूट एच, एच माइनस एच, ठीक है। और स्मॉल एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एच बाई 4, तो ये लिखोगे 2 अंडर रूट एच बाई 4 इंटू एच माइनस एच बाई 4 क्या आएगा, 3h/4, ठीक है। तो 2 इससे कॉमन लिखो तो 2, 4 भी बाहर आ जाएगा, एच भी बाहर आ जाएगा, और रूट 3 अंदर रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एच रूट 3/2, ठीक है ना, दिख रहा है एच रूट 3/2, तो करेक्ट आंसर देखो, 10th वाला क्वेश्चन है, 10th का बी है, 10th का बी, सही है, ये बी है, सही है, तो भाई जितना पढ़ाया सही पढ़ाया मैंने, ठीक है ना। लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, ये लिफ्ट ऑफ, कुछ तो देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, देखो अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट मिल गया, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन किस पे बेस्ड है, ये मतलब एरोप्लेन जो उड़ता है वो किस पे बेस्ड है, बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो यही सारी चीजें तुम कर लोगे, है ना, सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, इनको ट्राई करना, है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा विस्कोसिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को बर्नौलीज थ्योरम तक रहने देते हैं, और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इसको तुम लोगों को ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और इस पे बेस्ड जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको खुद से भी ट्राई करना है, ओके। आई होप कि तुम्हें सारा क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हुई हैं, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड शेयर कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।